हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एएनएस क्लासेस में। तो हमारा 11th का चैप्टर चल रहा था पहला, जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। तो इसका पहला पार्ट आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है। तो हमने आपको पहले पार्ट में ये बता दिया था कि जीव क्या है और उसका एग्जाम्पल वृद्धि के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे कि जीव क्या है, इसके विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। विशिष्ट लक्षण यानी कि जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते, वो विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो वृद्धि हमने पढ़ लिया था और वृद्धि पढ़ने के बाद हमारा यह निष्कर्ष निकला था कि यह निर्जीव में ही पाई जाती है और सजीव में भी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाएगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे जनन के बारे में कि जनन को विशिष्ट लक्षण मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो बहुत से साइंटिस्ट, जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, वो उन लोगों ने स्टडी करी और यह निष्कर्ष निकाला कि जो जनन है वो सजीवों में तो पाया जाता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। वो क्या है कि यह कुछ ऐसे भी सजीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, फिर भी वह सजीव हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है अनुवर मानव, और बंध मक्खी। जनन को विशेष लक्षण क्यों नहीं माना जाता? क्यों? ये सजीवों में तो पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते, लेकिन फिर भी वे सजीव हैं। जैसे अनवर मानव, बंध्य कामगार मधुमक्खी और आदि आदि। इसलिए जनन को तो हम नहीं मान सकते विशिष्ट लक्षण। अब हम आते हैं स्वयं का आयोजन। स्वयं का आयोजन, यह लक्षण भी सजीवों में पाया जाता है, सिर्फ निर्जीवों में थोड़ा पाया जाता है। सजीवों में कैसे पाया जाता है? अगर हमारे हाथ में कट लग जाए या उंगली में कट लग जाए तो उसमें कुछ सेल्स, हमने उसे साफ कर दिया, ब्लड निकल गया, अब कुछ सेल्स निकलती हैं जिससे हमारी जो त्वचा होती है वो फिर से एकदम पहले जैसी हो जाती है। ठीक, लेकिन स्वयं का आयोजन होता कैसे है? स्वयं का आयोजन होता है कोशिका के विभाजन से। कोशिका विभाजित होती हैं और विभाजित होकर आगे बढ़ती हैं। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो एक देखा, किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, तो उसमें कोशिका विभाजन के द्वारा ही हाइट का अंतर होता है। ओके, तो यह लक्षण तो सजीवों में ही पाया जाता है, सिर्फ निर्जीवों में थोड़ी ना पाया जाता है स्वयं का आयोजन। अगर पत्थर को अगर कट मार दें तो थोड़े दिनों बाद कौन सा उसका घाव बढ़ जाएगा, वाला बढ़ेगा थोड़ी ना। इसलिए यह पाया जाता है किसमें? सिर्फ सजीवों में। इसलिए यह विशिष्ट लक्षण है। वृद्धि नहीं पाई जाती, इसलिए ये नहीं है। एक मिनट, अब आता है स्पर्श संवेदना। स्पर्श संवेदना क्या हो? स्पर्श संवेदना वो कि जैसे हमने किसी को छुआ तो उसे पता चल जाए कि हमने उसे छुआ है। कोई भी सजीव हो उसे पता चल जाता है कि हमने उसे छुआ है। या कहीं धूप में निकल रहा है तो गर्मी लगेगी,
हाथ जलेगा, ठंड लग रही है तो उसे महसूस होगा, तो उसे कहते हैं स्पर्श संवेदना। और ये सारे सजीवों में होता है, सभी सजीवों में क्या होता है, सभी सजीवों में होते हैं स्पर्श संवेदना। उन्हें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में हमें कुछ महसूस हो रहा है। ओके, अब आता है उपापचय। उपापचय, उपापचय क्या, उपापचय, हाँ स्पर्श संवेदना भी विशेष लक्षणों में आएगा। उपापचय क्या होता है, उपापचय होता है हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह उपापचय कहलाती हैं। सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। ये रासायनिक क्रियाएं कैसे, जैसे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये भी रासायनिक क्रियाओं में ही आता है। तो क्या है कि सभी जीव रसायनों से ही बने हैं, सभी जीव रसायनों से ही बने हैं और सभी के शरीर में उपापचय क्रियाएं यानी कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जिनके शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह सजीव कहलाते हैं और जिनके शरीर में नहीं होती वह निर्जीव कहलाते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ में होती है रासायनिक क्रियाएं, नहीं होती। पत्थर के अंदर होती है रासायनिक क्रिया, नहीं होती। लेकिन हम मानव के शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में और जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, इन सभी के शरीर में उपापचय क्रिया होती है। इसलिए विशिष्ट लक्षण माना जाता है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण माना जाता है उपापचय, यानी कि सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं वह उपापचय कहलाती है और ये विशिष्ट होता है, सिर्फ सजीवों में पाया जाता है। ओके, अब आता है नश्वरता। हाँ लास्ट, नश्वरता। नश्वरता क्या हुआ, नश्वरता यानी कि सभी प्रकार की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो बंद हो जाएं। मतलब कि हम सांस ना लें और ना सांस बाहर छोड़ें, हमारे शरीर में जो खून का प्रवाह है वह रुक जाए, ऊर्जा बंद हो जाए और हमें स्पर्श संवेदना, कोई हमें छू रहा है हमें पता ना चले, हमारे कट लग जाए, हम स्वयं का आयोजन ना कर पाए, हम जनन ना कर पाए। वैसे तो ये विशेष लक्षण नहीं है लेकिन विशेष लक्षण फिर भी, जनन ना कर पाए, स्वयं का आयोजन ना कर पाए, स्पर्श संवेदना का पता ना चले और सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं बंद हो जाएं, उसे कहते हैं नश्वरता। ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, इसलिए इसे भी विशिष्ट लक्षण मानते हैं। नश्वरता यानी कि डेथ ऑफ लिविंग्स। ओके, तो ये है विशेष लक्षणों के बारे में, जीवों के, सजीवों के विशेष लक्षणों के बारे में। सजीव, तो इसमें से दो लक्षण सजीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं है। कौन कौन से, वृद्धि और जनन। बाकी जितने भी लक्षण हैं वह सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जीवों में विविधता। जीवों में विविधता। डाइवर्सिटी, जीवों में विविधता एक क्या चीज है। तो जीवों में विविधता मतलब कि इस स्थान पे पाया जाने वाला जीव किसी दूसरे स्थान पे पाए जाने वाले जीव से कैसे भिन्न है, वो बहुत भिन्न होगा। जैसे ये जीवों में विविधता को जैविक विविधता भी कहते हैं। जैविक विविधता भी कहते हैं।
जीवों में विविधता को। तो ये क्या चीज है? ये है कि किसी जीव में, कोई जीव है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। जैसे कि ऊंट है, ऊंट के पांव गद्देदार होते हैं, जो उसके खुर होते हैं वो गद्देदार होते हैं ताकि वो रेगिस्तान में आराम से चल सके। लेकिन वहीं अगर घोड़े की बात करें तो वो जमीन पे चलता है, जमीन पे नहीं, रोडों पे चलता है, मिट्टी पे चलता है, तो उसके खुर थोड़े टाइट होते हैं ताकि वो उसके हिसाब से जैसे कि किसी भी जीवों में, कोई जीव है वो परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालता है। कहीं पे धूप तेज हो रही है तो वो उसके अनुरूप कि उसे गर्मी ना लगे उस तरह से ढलेगा। कहीं पे जाड़ा हो रहा है तो वह जाड़े के हिसाब से ढलेगा। इसलिए पाया जाने वाला अंतर जीवों में, एक ही जीव में पाया जाने वाला अंतर जैविक विविधता या जीवों में विविधता को बताता है। पृथ्वी पर अब तक ज्ञात जीव कितने हैं? पृथ्वी पे अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन जीव ज्ञात हैं। अब तक साइंटिस्टों ने जो ज्ञात किया है वो 1.7 से 1 मिलियन जीव ज्ञात हैं। तो समझना है इसको, जीवों में विविधता को, क्या है ये? प्रत्येक जीव का नाम रखना भी तो बहुत जरूरी है ना? तो प्रत्येक जीव का नाम अगर हम रखें तो कैसे रखें, ये भी तो है। अब हमने यहाँ इंडिया में अपने कबूतर का नाम पिजन रख लिया, ये तो हमें पता है। अगर हम कहीं बाहर जाएं तो वो क्या बोलेंगे, अरे क्या बोल रहा है ये कबूतर। अगर कबूतर को हम यहाँ पे जानते हैं कि कबूतर है ये, लेकिन अगर हम अमेरिका जाके बोलेंगे अरे वो देखो कबूतर जा रहा है, तो वो लोग बोलेंगे नहीं ये कबूतर क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है इसके बारे में। या अगर हम कहीं यहाँ पे आगे आम खाने का मन कर रहा है, इंडिया में तो सब समझ जाएंगे अच्छा आम खाना है ऐसे। लेकिन अगर हम कहीं और चले जाएं, किसी और देश चले जाएं या कोई और कंट्री, तो अगर हम वहां जाके बोलें हमें आम खाना है, तो वो लोग कहेंगे अरे ये आम क्या होता है, यही तो कहेंगे, ये आम क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं थे। तो इन सब को, कि ये सब जो नाम रखे जाते हैं ये तो स्थानीय भाषा में हो गया, आम, कबूतर, पिजन, मैंगो, ये सब स्थानीय भाषा में हो गए। लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम भी होता है। ठीक, साइंटिफिक नेम कैसे निर्धारित होता है किसी भी जीव का या पेड़ पौधे का, कैसे निर्धारित होता है ये साइंटिफिक नेम? ये साइंटिफिक नेम होता है इसके जरिए, जैसे ICZN, क्या चीज है ये ICZN? तो यह एक संस्थान है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यह एक संस्थान है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये नोट कर लेना। यह संस्थान क्या करता है? यह संस्थान जूलॉजिकल मतलब जीवों का हाँ, ये संस्थान जीवों का साइंटिफिक नाम रखता है। क्या रखता है? साइंटिफिक नाम रखता है, जिसके द्वारा हम कहीं पे भी चले जाएं और बोलें
कि हरे उसका साइंटिफिक नाम लेके बोलें कि अरे वो देखो वो है राना टिगरीना मेढक, मेढक को कहते हैं साइंटिफिक नाम राना टिगरीना। अगर हम बोलें अरे वो देखो राना टिगरीना, तो वहां के लोग जो जानते होंगे साइंटिफिक नाम, वो समझ जाएंगे अच्छा ये मेढक की बात कर रहे हैं, फ्रॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नाम रखना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब ये तो हो गया जीवों के बारे में, लेकिन पौधों के बारे में कैसे होता है? पौधों के बारे में भी तो होता होगा कैसे? तो इसका होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ये होता है पेड़ पौधों के बारे में। यह भी एक संस्थान है जो ये डिसाइड करती है कि पेड़ पौधों का नाम, साइंटिफिक नाम, स्टैंडर्ड नाम क्या होना चाहिए। बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ स्टैंडर्ड नेम। ओके, तो अब ये नाम जो है, ये नाम रखने वाला, इसे हम कहते हैं नाम पद्धति। नाम नाम पद्धति। इसे हम कहते हैं नाम पद्धति। ये ICZN और ICBN, ICZN, इन्हें हम कहते हैं नाम पद्धति, जो नाम रखती है किसी जीव का या किसी पौधे का। ओके, ये होती है नाम पद्धति। अब नाम कैसे रखा जाता है? तो नाम जो होता है वो द्विपद नाम पद्धति वाला होता है। नाम होता है द्विपद नाम पद्धति में नाम कैसा होता है? नाम होता है द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति मतलब एक होता है वंश नाम, एक होता है जाति नाम। जैसे एक होता है वंश नाम, एक होता है जाति नाम। जैसे मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो, आम का, आम का साइंटिफिक नेम, स्टैंडर्ड नाम है, जिसमें से ये वाला, ये वाला होता है वंश नाम। और ये वाला होता है जाति नाम। ठीक, क्या होता है? हाँ, किसी भी चीज का जो नाम रखा जाता है, किसी भी, जैसे मैंगो का, तो जब ये नाम रखा गया तब इसको दो पदों में बांटा गया। पहला वंश नाम मैंजीफेरा और जाति नाम इंडिका। ठीक है, और ये जो द्विपद नाम होता है
जो नाम होता है द्विपद नाम वाला, उसे कहते हैं हम द्विपद नाम पद्धति। ये द्विपद नाम पद्धति किसने दी? तो ये द्विपद नाम पद्धति, एक मिनट, जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं। ये द्विपद नाम पद्धति दी है कैरोलस लीनियस ने। किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने ये द्विपद नाम पद्धति दी है कि कोई भी चीज होगी, जीव होगा, उसका द्विपद नाम पद्धति में नाम रखा जाना चाहिए। ये दिया है कैरोलस लीनियस ने। ओके, अब इसके नाम के बारे में कुछ बता देता हूं कि क्या विशिष्ट है इसमें। तो इस द्विपद नाम पद्धति में ये विशिष्टता है कि अगर हम नाम रखेंगे तो पहली बात तो ये कि ये लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर हम इसे हाथ से लिख रहे हैं तो या तो रेखांकित होना चाहिए या फिर इसे तिरछे अक्षरों में, जैसे ऐसे। ये तिरछे अक्षरों में लिखना थोड़ा मुश्किल है। मैंजी फेरा, ऐसे तिरछे अक्षरों में लिखना होगा। पहला, या तो सॉरी, ये लैटिन भाषा में होगा। दूसरा, ये तिरछे अक्षरों या फिर रेखांकित किया जाना चाहिए जब लिखा जाए। और एक और, जो वंश नाम होगा उसका पहला अक्षर जो होगा वो तो कैपिटल होगा, लेकिन जो जाति नाम होगा उसका पहला अक्षर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा, जब वंश नाम या जाति नाम दोनों में से कौन सा अक्षर, पहला अक्षर स्मॉल या कैपिटल होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझना आया होगा इसके बारे में। तो ये है कि द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी थी। द्विपद नाम पद्धति में क्या होता है? दो पद होते हैं, पहला वंश नाम, दूसरा जाति नाम। इस नाम को अगर हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बोलेंगे मैंजी फेरा इंडिका, तो लोग समझेंगे अच्छा ये मैंगो की बात कर रहा है। ओके, तो ये होता है द्विपद नाम पद्धति के बारे में। हाँ, एक बात और कि जब भी हम किसी चीज का साइंटिफिक नाम लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं फेरा इंडिका, अब ये हमने लिख दिया, लेकिन इसमें एक गलती है। इसको लिखने के बाद इसके लेखक का भी नाम लिखा जाता है जिसने द्विपद नाम पद्धति दी है। आप बताइए किसने दी है द्विपद नाम पद्धति? कैरोलस लीनियस ने। तो हम इसके आगे लिखेंगे लिन। लिन, इसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये होता है साइंटिफिक नाम पूरा अच्छे से, द्विपद नाम पद्धति के अनुसार, और ये लैटिन भाषा में ही दिए जाते हैं।
तो बाद में मिलते हैं फिर। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ANS क्लासेस।